अच्छा, हम पढ़े थे कॉर्निया के अंदर हमने इन्फ्लामेशन वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लिया। जो हमने पढ़े थे इसके जितनी भी आपको याद हैं, जितनी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमने ये सारा पार्ट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ये तो करना नहीं है, तो हमारा अब डायरेक्ट जो आ गया है वो आ गया केराटोकोनस। एक्टेजिया का मतलब ये है कॉर्निया का बल्ज फॉरवर्ड कर जाना, और उसमें केराटोकोनस जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी ऐसी कॉसेज हैं जो कि एक्टेजिया करवा देती हैं, जो कि कॉर्निया को फॉरवर्ड मूव करवा देती हैं, लेकिन केराटोकोनस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब डिजनरेशन जो है इसमें ये सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको एक दफ़ा रीड करना होता है। मैं वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगी कि आपने उसमें से क्या क्या रीड करना है MCQs के लिए। पिगमेंटेशन MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम करते हैं एक्टेजिया में केराटोकोनस। अच्छा, आपके जो जोगी में लिखा हुआ है ये केराटोकोनस बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कुछ बातें मिसिंग हैं जो कि मैं ऐड करवा दूँगी, आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, ये बात याद रखनी है कि हम पूरा जो कॉर्निया चैप्टर है वो जोगी से कर रहे हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा बात आती है अपने जोगी पे ही नोट करनी है। अच्छा जी, अब ये है कि आपकी जोगी में लिखा हुआ है जो एक्टेजिया हो रहा है, एक्टेटिक कंडीशन हो रही है, कॉर्निया जो है वो बल्ज फॉरवर्ड कर रही है। सपोज़ करें कि ये कॉर्निया है, ठीक है, तो ये जो बल्ज फॉरवर्ड कर रही है इसकी कौन कौन सी कॉजेज़ होती है, तो वो कह रही हैं कि एक इन्फ्लामेटरी कॉजेज़ भी होती हैं, मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है, और सेकंड जो वो कहते हैं कि कंजेनिटल भी होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से जो हम पढ़ के आए हैं वो कौन सा पढ़ के आए हैं, आपको याद है कि हम पढ़ के आए हैं एक्टेटिक सिकाट्रिक्स, जिसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पे अल्सर बन रहा था, अल्सर के बाद वहाँ पे सिकाटाइजेशन हो रही थी, सिकाटाइजेशन के बाद जो है मूव फॉरवर्ड कर रहा था और बल्जिंग हो रही थी, उसे भी हम कह रहे थे एक्टेजिया हो रहा है। इसके अलावा एक स्टेफेलोमा होता है, स्टेफेलोमा इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसमें ये होता है कंटेंट जो है वो इस तरह से बाहर निकल जाता है, वो भी एक तरह से एक्टेजिया ही करवाता है। और कंजेनिटल की बात करें कि जो मतलब जो है ना जीन्स के अकॉर्डिंग होता है, मीन कुछ फैमिलीज़ में रन कर सकता है जो कि कंजेनिटल प्रॉब्लम की वजह से होता है। उसमें उन्होंने बताए हैं 3, एक बताया है केराटोकोनस जो कि हम पढ़ने लगे हैं, एक है केराटोग्लोबस। कोनस का मतलब ये है, केराटो का मतलब ये है कॉर्निया, और कोनस का मतलब है कोन शेप। तो कॉर्निया जो होती है वो इस तरह से कोन शेप की बन जाती है, इसे हम कहते हैं केराटोकोनस। सेकंड ने क्या, केराटोग्लोबस का मतलब है पूरा का पूरा कॉर्निया एज अ होल जो है वो एज अ मूव जो है फॉरवर्ड कर जाए, बल्ज कर जाए, जिसे कहते हैं केराटोग्लोबस। और अगर हम बात करें मेगालोकॉर्निया, उसका मतलब ये है कि कॉर्निया बल्ज फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन कॉर्निया जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया, तो वो बहुत बड़ी लग रही होती है, लग रहा होता है जैसे मतलब मेगालोकॉर्निया मतलब कॉर्निया बहुत बड़ी हो गई। सपोज करें ये आई थी, ठीक है, तो ये ऐसे कॉर्निया नॉर्मल होना चाहिए इतना, ठीक है, लेकिन अगर ये आई है ऐसे कॉर्निया जो हो गया इतना बड़ा कॉर्निया हो गया, जिसका मतलब ये कि हमें ऐसे फील होगा कि ये केराटो मतलब बहुत जो है ना एक्टेजिया हो गया, मीन बाहर की तरफ निकल रही है कॉर्निया, तो इस ये भी कंडीशन जो है वो इसी के अंदर ही लाए करती है। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा केराटोकोनस। केराटोकोनस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कॉर्निया था, तो हम अब पढ़ रहे हैं कि इस कॉर्निया को जो है वो क्या हो जाए, कॉर्नस हो जाए, मीन कौन शेप की बन जाए। अगर ये जो है कैसे होगा, ये इस तरह से बल्कि इस तरह से अगर मूव करके बाहर कौन शेप बना दे और हमें इस तरह से साइड से नज़र आ रही है कौन बन गई है, तो इसे हम कहेंगे केराटोकोनस। अब केराटोकोनस जो है ना उसका लिखा हुआ उन्होंने कि कॉनिकल कॉर्निया होता है। ठीक है, अच्छा, इटियोलॉजी क्या होती है इसकी, इटियोलॉजी बता चुकी हूँ कि कंजेंटल होगी, कंजेंटल तो होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कंजेंटली, होता यह है कि कॉर्निया की डिस्ट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है, जो उसकी स्ट्रोमा होती है, जो उसके कोलेजन फाइबर्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो डिजनरेट इस तरह करते हैं, उनकी डिस्ट्रॉफी इस तरह से होती है कि थिनिंग हो जाती है। जब सेंट्रल पार्ट की थिनिंग हो जाएगी, ठीक है, कॉर्निया के, तो ये मूव फॉरवर्ड कर जाएगी। ठीक है, तो कंजेंटली ही वीकनेस हो जाती है सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया, सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया की कंजेंटली ही वीकनेस हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की, तो इटियोलॉजी क्या क्या होती है। अब इटियोलॉजी जो है ना आपकी जतोई में डिवाइड की हुई है 2 में, कि एक होती है इडियोपैथिक, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में जो है मतलब प्राइमरी में जो है मेनली क्या होता है कि इडियोपैथिक होते हैं, पता नहीं होता क्यों है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है ना डिजीज़ हो सकती है इसके अंदर, कि इसमें ऐसे सब पेशेंट जो होते हैं उनमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ये मूव करती होती है, जिनमें इडियोपैथिक होती है। सेकेंडरी की बात करें तो कोई ना कोई ऐसी डिज़ीज़ जो कि आई की है। अब आई में कौन कौन सी डिजीज़ जो होती हैं, अब वो कहते हैं कंजेंटली अगर डिजीज़ है, सपोज करें NRID है, NRID का मतलब ये है कि RS की एब्सेंस है, RS नहीं है उसके अंदर। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रेटिना के अंदर, तो ये भी कंजेंटल डिजीज़ होती है। इसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं जैसे विटामिन A की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इन पेशेंट्स के अंदर जो है ना ये प्रॉब्लम आ सकती है कि इनको साथ साथ जो है वो केराटोकोनस भी हो। और लास्ट में लिखा एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, तो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस भी पता है आपको कि एलर्जी होती है, एलर्जी रिएक्शन आता है, वो भी एक तरह से फैमिली में रन करती है, तो उनमें भी जो है ना वो कॉर्निया का प्रॉब्लम आ सकता है।
सिस्टेमिक की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट जो कि डाउन सिंड्रोम की हों, ठीक है, या एटोपिक डर्माटाइटिस हो उनको, ठीक है, और इसके अलावा मार्फन सिंड्रोम हो, और इसके अलावा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो हमने पढ़ा है कि ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हो जाता है, या फिर एहलर्स-डायलस सिंड्रोम। आपको पता है कि ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है, जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और ये चीज़ होती है, इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, कोलेजन की प्रॉब्लम होती है। और आपको पता है कि जो कॉर्निया है उसके स्टोमा के अंदर कोलेजन की ऐसी फिब्रिल्स की जो है वो डिपोजिशन हुई होती है। सो अगर इनमें प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी में किसी कोलेजन का प्रॉब्लम है, तो वो कॉर्निया को भी इफेक्ट करेंगे। कॉर्निया के भी जो कोलेजन होते हैं उनको इफेक्ट करेंगे, उनकी थिनिंग करवाएंगे, उनकी डिस्ट्रॉफी करवाएंगे, ठीक है। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो आपको आइडिया तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि असल में म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होती हैं, जो कि कोलेजन टिश्यूज़ होती हैं, उनकी डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है। मीन ये 3 केसेस सपोज करें, ये 3 केसेस हैं, तो अगर इनकी डिफेक्टिव सिंथेसिस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो बेस में मेम्ब्रेन होती है एपिथेलियम की, उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। जैसे सपोज करें ये एपिथेलियम थी और ये उसके ऊपर एपिथेलियम थी और नीचे बेस मेम्ब्रेन थी, इसमें फ्रेगमेंटेशन टूट फूट हो जाएगी, यहाँ पे टूट फूट हो जाएगी। इसके अलावा वुमेंस मेम्ब्रेन में टूट फूट हो जाएगी, जो सेकंड मेम्ब्रेन थी वो भी ख़राब हो गई है। इसके अलावा स्टोमल कोलेजन फाइबर्स की डीजनरेशन हो जाए। आप देखें ना, वुमेंस मेम्ब्रेन भी गई, बेस मेम्ब्रेन भी गई, वुमेंस मेम्ब्रेन भी गई, ख़राब हो गई, फिर स्टोमा आ गया, उसके अंदर भी ख़राबी हो गई है। इन सब की वजह से कॉर्निया जो है वो थिन हो जाएगी। जैसे थिन होगी, उसके फोर्स है वो मेंटेन नहीं रख सकेगी पीछे, क्योंकि इंट्राकोलर प्रेशर है उसको मेंटेन रखना था, अब मेंटेन नहीं रख पाएगी, तो बल्जिंग हो जाएगी कॉर्निया की फॉरवर्ड, और इस तरह से जो कॉर्निया है वो इस तरह से कॉर्न शेप का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंसिडेंट्स क्या क्या होता है, किस में ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली ये प्यूबर्टी में ही ज़्यादा होते हैं। मीन जैसे अगर जो एज होती है 20-30, इस एज में जो है ये करते हैं। बायलैटरल होते हैं, पता है आपको, कोई भी कंजेंटल प्रॉब्लम होती है मेनली वो बायलैटरल ही होती है, और आपकी बुक में लिखा है कि गर्ल्स को मोस्टली इफेक्ट करती है। इसके अलावा उन्हें इंसिडेंस लिखा हुआ है कि जो तो में लिखा हुआ है कि 1 in 10,000 और 1 in 25,000 में होता है, और मोस्टली आपके आसपास केसेस होते ही होते हैं। जस्ट लाइक माई ब्रदर इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम केटोकॉनस, इसलिए आपके आसपास भी लोग आपको मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है कि 2 तरह की क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, केटोकॉनस के लिहाज से और मॉर्फोलॉजी के लिहाज से। अगर हम बात करें केटोकॉनस के लिहाज से तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अच्छा, अब होता ये है कि सपोज करें ये है नॉर्मल कॉर्निया। नॉर्मल कॉर्निया था तो हमने कहा था कि उसका कितना डायोप्टर पावर था, 43 to 45 था, ठीक है। मीन ये जो है ना लाइट आ रही है, सपोज करें लाइट आ रही है इस तरह से, ठीक है, उसने जो बेंड करना था वो थोड़ा सा बेंड कर रही है इस तरह से, ठीक है। अगर आप सपोज करें मैं इस कॉर्नर को जो है मज़ीद इस तरह कोने का शेप कर दूँ, इस तरह कर दूँ, तो इसका मतलब ये अभी जो लाइट आएगी ये उसको और ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर मज़ीद मैं इसको और ज़्यादा जो ना कर लूँ तो इसको और ज़्यादा, ये यहाँ पे फॉल की है, इसको बहुत ज़्यादा एक्यूटली बेंड करना पड़ेगा। आप देखने पहले बेंड कम था, फिर ज़्यादा बेंड करना पड़ गया। इसका मतलब ये कि डायोप्टर पावर जो है वो बढ़ जाती है इसकी। सो अगर मॉडरेट, उन्होंने डिवाइड किया, माइल्ड है तो 48 डायोप्टर पावर से कम है अगर तो माइल्ड है, अगर मॉडरेट है तो 48 to 54 होगा, और सीवियर होगा तो 54 से अगर ज़्यादा हो जाए डायोप्टर पावर इसका, तो हम इसे कहते हैं कि सीवियर केटोकॉनस हो गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के लिहाज से क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो वो कहते हैं, अब हम बात करें कि निपल शेप कॉर्निया में क्या होती है। सपोज ये कॉर्निया है और नेज़ल मोस्टली कहाँ पे होती है, नेज़ल साइड पे होती है। सो इसकी यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी निपल शेप टाइप जो है ना वो निकल जाएगी। अगर बात करें ओवल की, तो ओवल में ये होगा कि ये मेनली जो होता है टेम्पोरल साइड पे ज़्यादा होता है। तो ये कॉर्निया सपोज करें हैं तो सॉरी कॉर्निया इस तरह कॉर्निया है तो ओवल शेप, इस तरह से ओवल शेप तरह का ना कॉर्निया निकल जाएगा। ग्लोबस की बात करें तो एज अ होल कॉर्निया जो है ना बल्ज फॉरवर्ड इस तरह से गोल गुलाई के फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप के लिहाज से जो है ना हम इसे क्लासीफाई करते होते हैं। अगर हम बात करें इस पेशेंट की सिम्टम्स की, तो असल में होता ये है कि पेन नहीं होता इसमें कुछ भी, कि ना भाई मतलब पेशेंट आया कि मुझे पेन है कोने में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन होता ये है कि पेशेंट प्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ विजन कम होती है उसकी। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी ना नज़र बहुत कमज़ोर हो रही है, मुझे नज़र नहीं आता। उसको मायोपिक होता है, मायोपिया होता है। मायोपिया का मतलब ये है कि उसकी जो दूर की नज़र होती है उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, दूर बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। ऐसे पेशेंट को वैसे मेनली नज़दीक वाला भी नज़र नहीं आता, लेकिन दूर की नज़र तो अच्छी खासी कमज़ोरी होती है। सो और होता भी ऐसी कि प्रोग्रेसिव डिटोरेशन ऑफ विजन होती है, मायोपिया इसको हो जाता है। और अगर हम इसको ग्लासेस देते हैं पेशेंट को, उसकी बात कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंट वो पेशेंट कहता है कि मेरी जो है नज़र ठीक नहीं हो रही, बार बार वो चेंजेस ग्लासेस को जो नंबर है वो चेंज होता रहता है, बार बार डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मैंने जो ग्लासेस पहनी है इससे मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा, इससे मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा, इससे भी ठीक नज़र नहीं आ रहा। फिर एट द एंड जो है डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये जो है ना इसको केराटोकोनस हुआ हुआ है, सो वो इसे डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके ये याद रखना है कि इनको ग्लासेस से जो है ना वो इतना आराम नहीं आता होता। अच्छा, अब बात ये है कि ऐसे पेशेंट को ना कॉर्नियल हेड ड्रॉप्स हो सकता है, क्योंकि जैसे पता है ये कॉर्निया है सपोज करें, ठीक है, इसकी थिनिंग हो गई है, यहाँ पे थिनिंग हो गई है इसकी, जैसे क्योंकि पीछे इंट्राक्यूलर प्रेशर था, मीन एक्वस था, एक्वस में वाटर होता है तो वो मूव कर जाएगा इनवर्ड मूव करने के बाद जब फ्लूइड के ड्रॉप्स आ जाएंगे तो इसे हम कहते हैं कॉर्नियल हेड ड्रॉप्स हो जाएगा। तो इससे मज़ीद जो ना आइस जो ना नज़र में खराबी आ जाएगी। इसके लिए फोटोफोबिया हो सकता है, पता कर लिया मिलर जो एक अरेंजमेंट थी कोलेजन की वो अब नहीं रही, तो फोटोफोबिया भी हो सकता है। इसके अलावा मोनोकल डिप्लोपिया वगैरह भी हो सकता है। तो पेशेंट जो ना प्रेजेंट इसी से ही करता है कि मेरी वीएन कमज़ोर होगी, आपके पास सिनेरियो आएगा वो भी इसी तरह से ही कहेंगे कि पेशेंट कम्स विद द डिक्रीज इन वीएन, ठीक है, और उसे ग्लासेस चेंज करने से भी आराम नहीं आता, बार बार ग्लासेस चेंज करता है लेकिन उसका जो है उसको ग्लासेस को बार बार नंबर चेंज करता है लेकिन फिर भी उसकी जो नज़र है वो ठीक नहीं हो पा रही। सही है, तो ये आपने इससे कर लेनी है। हम इंशाल्लाह इसके साइंस पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।